अस्सलाम वालेकुम। चैनल 24 के साथ मैं हूं सुमेरा हुसैन मिर्जा और मैं हूं सबीउल हसन खान। नजर डालेंगे आज पाकिस्तान भर में ज़ेर बहस रहने वाले मौज़ूआत पर। लापता अफराद अपने प्यारों से मिला दिए गए हैं, उनकी तादाद 228 है। सानेहा मीना 40 पाकिस्तानी हुज्जाज की शहादत की तस्दीक। कितने मिल गए, कितने लापता, हुकूमत को इतने दिनों तक पता न चल सका। वरसा सऊदी हुकूमत के इंतजामात से नाला, बिछड़े हुओं के अहले खाना इंतजार के कर्ब में मुब्तला। सानहा मीना वजीर आजम का हेल्पलाइन पर फोन। हर शहीद के 3 वरसा को उम्रा कराने का फैसला। शहीद को 5 और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद। लवाहिकीन को सऊदी अरब भिजवाने का ऐलान। फोकल पर्सन तारिक फजल चौधरी का सानहा मीना में 1100 हाजियों की शहादत का इंकशाफ। वतन वापसी का सफर, हाजियों को सुख का सांस न मिल सका। पीआईए की परवाजें कई घंटे लेट। अहले खाना अपनों की झलक के मुंतज़िर। गफलत छुपाने के लिए हज ऑपरेशन कवरेज पर पाबंदी। पोल खुलने का डर, सहाफियों से बदतमीजी, एएसएफ की धमकियां। मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी इजलासों में शिरकत। वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना सेशन में शरीक। आर्मी चीफ जर्मनी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद अमेरिका में अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक। इंसानी जानों को बचाने के लिए खातिरखा फंड्स नहीं मिल रहे। बान की मून का आलमी सरबराहों से गिला। जंगे मसाइल का आर्जी हल है। इराक और अफगानिस्तान खंडर बनाकर ओबामा को समझ आ गई। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ब्रादराना है ना दोस्ताना। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर अफगान सदर पाकिस्तान के खिलाफ बोल पड़े। दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर कड़ी तनकीद। अफगान तालिबान की पेशकदमी। कंदोज शहर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। जेल से सैकड़ों जंगजू कैदी रिहा करा लिए। गैर मुल्की खबर साइंस इदारे का दावा। कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात फौज और रेंजर्स की निगरानी में। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा और दाखिला को खत लिख दिया। किसके पास कितना माल? 997 अरकान असेंबली की हट धर्मी। अभी तक असासों के गोशवारे जमा नहीं कराए। सिर्फ 2 दिन बाकी। और शाहीनों ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में हराने के लिए कमर कस ली। उधर बांग्लादेश की वेमेन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। जल्द ही पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर से 2-2 हाथ करेगी। फीफा ने पाकिस्तानी रुकनियत मुअत्तल करने की धमकी दे दी। मौज़ूआत आपने जाने, तफसीलात शामिल करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।
बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में सानिया मिना और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की। जी बिल्कुल, तर्जुमान वजीर आजम हाउस तारिक फजल चौधरी ने सानिया मिना में 40 पाकिस्तानियों की शहादत और 63 के लापता होने की तस्दीक कर दी है। कुल तादाद इस वक्त तक जो कंफर्म हो चुकी है वो 40 है। 40 वो तादाद है जो सानिया मिना में शहादा इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है। इस वक्त तक जो ज़ख्मी हैं उनकी कुल तादाद 35 है। ये मक्का मुकरमा में और जद्दा में मुख्तलिफ जगहों पर ये ज़ेर इलाज है। हमारी डॉक्टर्स की टीम, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम वो इन अस्पतालों का दौरा कर रही है, इन ज़ख्मियों को देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक फजल चौधरी ने बताया कि सानिया मिना में 1100 शहदा की तस्वीर सऊदी हुकूमत ने जारी कर दी हैं। तारिक फजल चौधरी ने बताया कि मिना में लापता 228 पाकिस्तानियों को प्यारों से मिला दिया गया है। 228 लोग जो लापता थे वो इस वक्त तक अपने प्यारों से मिला दिए गए हैं। इस वक्त तक कुल तादाद लापता अफराद की 63 अफराद अभी भी लापता हैं, जिनकी हमारे पास जो है वो सारी यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारी बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग हो रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब लम्हा बलम्हा ये रिपोर्ट ले रहे हैं। पाकिस्तानी लापता हुजाज कराम की तफसीलात बताते हुए तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना था कि 36 लापता हुजाज प्राइवेट और 27 वजारत हज के तहत गए। 36 अफराद वो हैं हुजाज कराम जो प्राइवेट जो हज ऑपरेटर्स होते हैं उनके ज़रिए हज पे गए हैं, और 27 हुजाज कराम वो हैं जो सरकारी तौर पर जो वजारत हज एहतमाम करती है हाजियों को हज पे भेजने का, उसके ज़रिए गए हैं। उनका कहना था कि जख्मी अफराद को पाकिस्तान वापसी पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि शोहदा के 2 से 3 लवाहिकीन को सरकारी तौर पर उम्रे पर भेजा जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस तारिक फजल चौधरी ने सानिया मिना में 40 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है और 63 के ताहाल लापता होने की तस्दीक की है। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी कौंसलर जनरल से आफ्ताब खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आफ्ताब खोखर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने 40 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक की है। मुतज़ाद इतलात हैं शहादतों के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से। लोग आपको सुनना चाहते हैं, एग्जैक्ट कोई फिगर बताइएगा, मामला क्या है आखिर? इसमें यह है कि अभी तक जो शहीद हुए हमारे कोई 42 है, और ये हादसा हुआ है उसमें इसमें ये शहादत है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से करें, और हम यहाँ पे मजहबी अमूर के वजीर भी हैं, वो यहीं मौजूद है, वापस नहीं गए। एम्बेसडर मंजूरुल्लाह मुसलसल राब्ते में मीडिया को भी ब्रीफ कर रहे हैं। तो हम अपने पाकिस्तानियों की दुख में बराबर की शरीक है, और जो हमारी वसात में है और वज़ीर आज़म की तरफ से बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि हम हर तरह से अपने लोगों की मदद करें। जो जख्मी भी हैं वो 35 के करीब है मुख्तलिफ अस्पताल। जी, आफ्ताब खोखर साहब बताएगा कि मीडिया को रसाई नहीं दी जा रही है और मुतज़ाद इत्तलात ये सामने आ रहे हैं कि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको छुपाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हक़ाइक़ कोई छुपाए नहीं जा रहे हैं, और मीडिया को पूरी तरह। आफ्ताब खोखर साहब, ये भी बताइएगा कि जो लापता अफराद हैं उनके मोबाइल फोन्स बंद हैं, उनको एक्सेस किया जा रहा है, क्या क्या इत्तलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, हम अपने जो भी मिसिंग पर्सन की इत्तलात हमें दी है लोगों को, उनको हम राब्ता करके अपने पास बुला रहे हैं, और हमारे पास जो तस्वीरें दी हैं सऊदी हुकूमत उस पर हम उनको दिखाते हैं, शिनाख्त कराते हैं। और अक्सर वो लोग ऐसे हैं जो मिल भी गए हैं, कोई 271 के करीब लोग जिन्होंने मिसिंग रिपोर्ट किए थे वो मिल गए हैं। और ये चूंकि हज के दौरान इतनी बड़ी मूवमेंट होती है कि मक्का से मिना, मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, तो उसमें ये इस हादसे का तल्लुक मिसिंग से उस तरह नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तानी जो जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा उनके लिए कोशिश करें। हम अस्पतालों में अपनी टीमें भेज रहे हैं, कॉल सेंटर बनाए हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस हादसे में हमारे पाकिस्तानी कम से कम शहीद होंगे। ये 3 तस्वीरें हमने देखी है, उसमें अक्सरियत जो है वो हमारे अफ्रीका से मुसलमान भाइयों की है। जी, आफ्ताब खोखर साहब ये बताइएगा कि जो शोहदा हैं पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान में भिजवाने के क्या इंतजाम किए गए हैं या उनको वहीं पर दफन किया जा रहा है? जी यहीं पे किया जा रहा है, क्योंकि ये एक तो हज पॉलिसी के तहत हज हाजी लिख के देता है कि वो खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ
तो उसको वहीं दफनाया जाएगा और उसमें ये हर साल एक नॉर्मल तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक ये किया जा रहा है। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। और सबसे बड़ी है कि सरजमीन पे शहादत मिलना शहादत है और अक्सर लोग इसको तरजीह दे रहे हैं कि वो यहीं पे दफनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब खोखर साहब, कौंसलर जनरल पाकिस्तान से आप हमारे साथ मौजूद थे और सानहा मिना के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि कितने हुजाज कराम की शहादत हो चुकी है और कितने हुजाज कराम ताहाल लापता हैं। 42 हुजाज कराम के हवाले से इन्होंने कंफर्म किया है कि अब तक 42 पाकिस्तानी हुजाज कराम शहीद हो चुके हैं। मजीद आपको बताएं कि सानहा मिना में जहाँ बहुत से पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, वहीं फैसलाबाद की नसीम अख्तर का भी अभी तक अहल खाना से कोई रब्ता नहीं हो सका। फैसलाबाद सेहत पर जाने वाली खातून नसीम अख्तर दीगर हाजियों के काफिले के हमरा फरीज़ा हज की अदायगी को गई थीं, जो सानहा मिना के बाद से ताहाल लापता हैं। नसीम अख्तर के अहल खाना के मुताबिक उनका अब तक किसी से रब्ता नहीं हो सका जो उन्हें नसीम बीबी की खैरियत से मुतला कर सके। नसीम अख्तर के रिश्तेदारों का कहना है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके साथ मिना में मौजूद काफिले के साथियों से भी रब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके बायस फैमिली निहायत परेशानी से दो चार है। जी, इस वक्त तक ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ना ही सऊदी गवर्नमेंट हमारे साथ राब्ते में है। सिर्फ अगर साथ दे रहा है तो मीडिया दे रहा है। आज 5वां दिन है हमें इस अजियत से दो चार हुए। हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन इस बात का हल निकाला जाए कि आया वो ज़ख्मी हैं या शहीद हैं या किस नौबत पे भी हैं, हमें इस बारे में आगाह किया जाए। हज का फरीजा अदा करने के बाद हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। PIA समेत दीगर परवाजों से 500 से जायद मुसाफिर कराची पहुंच गए हैं। देखिए गयासुद्दीन की ये रिपोर्ट। PIA की परवाज PK 6302 से 354 हुज्जाज कराम जद्दा से कराची पहुंचे। अहम फरीजे की अदायगी करने वालों ने शिकवा किया कि मिना सानहे के बावजूद वजारत मजहबी उमूर ने किसी तौर मदद नहीं की। मिना हमें ये था कि वो उनके जो शहंशाह साहब थे वो आ रहे थे तो इसलिए रास्ते ब्लॉक कर दिया गया था। तो 2 घंटे से लोग धूप में खड़े थे गर्मी में, सब धक्का दिया उन्होंने, दीवार गिर गई तो पुलिस आई तो भगदड़ मच गई। ग्रुप लीडर के साथ साथ उनको फॉलो करना चाहिए जैसे ग्रुप लीडर के, क्योंकि गुम होने का वहाँ खतरा होता है और इससे हादसा हो जाते हैं, फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। सानहे मिना के हवाले से हुज्जाज कराम का कहना था कि मामले पर सऊदी हुक्काम की कोताही है। इस साल इंतजामात में फुकदान नजर आया। इसी मरहले पे कोई मुलाकात नहीं, कोई रब्ता नहीं किया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, नहीं है क्या, कोई रब्ता नहीं हुआ। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों को लेने आने वालों का तांता बंधा रहा। हर कोई फूल के हार हाथों में लिए अपने प्यारों को खुशामदीद कहते हुए आबदीदा नजर आया। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ गयासुद्दीन, चैनल 24 कराची। सऊदी अरब से पेशावर के लिए हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुज्जाज कराम मिना हादसे और दीगर इंतजामात के बारे में क्या कहते हैं, रिपोर्ट देखिए। जद्दा सऊदी अरब से पेशावर को हुज्जाज कराम की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। पेशावर के लिए PIA की पहली परवाज 5.5 घंटे की ताखीर से पहुंची। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 329 आने वाले हुज्जाज कराम का एयरपोर्ट के बाहर उनके रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले पेशावर के रिहायशी सैयद माजिद शाह कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा था कि मिना हादसे के दौरान काफी नुकसान हो चुका। उधर मैंने काफी डेड बॉडीज देखी हैं, काफ़ी बंदे देखे, लेकिन ये अलग बात है कि यार लोग कह रहे हैं कि मिना में ये हादसा हुआ है, वो तो ठीक बात है, अलग बात है। लेकिन ये जो रास्ते में आ रहे थे और काफ़ी हुज्जाज कराम पड़े थे, कुछ जमरात के साथ पड़े थे, कुछ जमरात से बाहर पड़े थे, कुछ रास्ते में पड़े थे, उनका कोई उठाने वाला बिल्कुल नहीं था। माजिद शाह का कहना था कि खराब इंतजामात के बायस ये हादसा पेश आया और हुज्जाज कराम के पास कार्ड ना होने के बायस भी उनकी तस्दीक होने में मुश्किलात दरपेश हैं। एक तरफ अगर उधर नाकिस इंतजामात थे तो दूसरी जानिब उधर आने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाजी कराम जो है एहराम में होते हैं, ना उनके साथ कार्ड होते हैं, ना कुछ होते हैं, ज्यादा के साथ नहीं थे, तो वो बेचारे पड़े रहे, ना किसी की तस्दीक हो रही है, ना किसी की वो हो रही है, लेकिन अस्पतालों में बिल्कुल जगह नहीं है। सब जो हाजी कराम है जो शहीद हुए हैं वो कंटेनरों में पड़े हुए हैं। कोहाट से ताल्लुक रखने वाले हाजी जुल्फकार ने अपने तासुरात यूं बयान किए। वहाँ इंतजाम भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे, बस ये एक वाकया जो कुदरत की वजह से हो गया, जो क्रेन गिर गई थी हरम में, तो वो तो जो हो गया था वो कुदरत की वजह से। पेशावर को मजीद भी फ्लाइट्स आनी है। तकरीबन 24,000 हुज्जाज कराम यहाँ पहुँचेंगे। ताहम नाकिस इंतजामात के बायस न सिर्फ उनके रिश्तेदारों को बल्कि खुद हुज्जाज कराम को भी मुश्किलात दरपेश हैं।
कुछ मजीद बात करेंगे सानिया मिना के हवाले से। सानिया मिना में अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 42 हो चुकी है और ज़ख्मियों के हवाले से भी मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तानी सफ़ीर सऊदी अरब में मौजूद मंजूरुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूरुल हक साहब, मुख्तलिफ इतलात मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं शहादतों के हवाले से और ज़ख्मियों के हवाले से भी, और जो हाजी वापस वतन आ रहे हैं उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बात ये है कि हम जो आज जो हमारे पास शोहदा आवाज आ रही शोहदा 53। मंजूरुल हक साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। मंजूरुल हक साहब, बताइएगा कि शोहदा की एग्जैक्ट तादाद अब तक कितनी है और जख्मियों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। उनको अपने प्यारों से मिलवाया जा रहा है और तादाद कितनी है और जख्मियों की हालत कैसी है? लेटेस्ट जो फिगर है हमारे पास शोहदा की वो है 42। बिल्कुल सही। अच्छा, मजीद ये भी बताइएगा कि जख्मी इस वक्त कितने हैं और कितने अफराद लापता हैं? 35 जख्मी थे, जिसमें से 29 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 हॉस्पिटल में है अंडर ट्रीटमेंट। ठीक है, मंजूरुल हक साहब ये बताइएगा कि जो भी हज्जाज कराम वापिस आ रहे हैं वो सारे शिकवा कर रहे हैं कि इंतजामात ठीक नहीं थे, इस दफा पिछले सालों की निस्बत जो है वो इंतजामात कम थे या अच्छे नहीं थे, और सऊदी हुकाम की जानिब, सऊदी इंतजामिया की जानिब से भी हमें उनकी खातिर ख्वाह उनके जो इंतजामात नहीं किए गए उनसे उनका हाल भी नहीं पूछा गया। इस पर क्या कहेंगे? ये है कि ये एक आम गोइंग प्रोसेस है। हर दफा जब हज हो जाता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और इवन सऊदी गवर्नमेंट वो देख लेती है, अगर किसी को कोई शिकायत हो या कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई ऐसा तजवीज दिया जाए तो उसमें जरूर उस पर ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ भी इस तरह का मैकेनिज्म है। एक हज एडवाइजरी कमेटी है जिसने कल एक मीटिंग की, उसमें इंतजामात और सब चीजों पर गुफ्तगू हुई। तो अगर हाजियों को कोई शिकायत है, कोई ऐसी बातें हैं तो वो सब गौर आएंगी और उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन इसके लिए मुनासिब तो होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से ये सवाल किया जाए। लेकिन मैं उनके साथ हूं तो मैंने उनके बिहाफ पे जवाब दे दिया। सही। मंजूरुल हक साहब, ये बताइएगा कि लापता अफराद के हवाले से किस तरह से उनको ढूंढा जा रहा है, क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया है? उनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानना चाहते हैं। लापता अफराद के लिए टेलीफोन का सिस्टम है, वॉलंटियर है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे हज डायरेक्टरेट के जितने ऑफिशियल्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है। ये क्राइसिस सिचुएशन है, राउंड द क्लॉक ये सिलसिला चल रहा है। जहाँ पे किसी की खबर मिलती है, किसी का पता चलता है, वहाँ पे हम किसी को भेज देते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। और इस सिलसिले में ये हुआ कि एक कल से आज तक जो है 32 लोग मिल गए हैं, 23। मंजूरुल हक से बताइएगा कि वहां पर जो मुश्किलात हुई हुज्जाज को, वो तो हुई, पीआईए की जानिब से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स जो है वो 8-8 घंटे लेट की जा रही हैं। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? पीआईए वालों से बात जरूर करेंगे और पीआईए वाले भी पूरी कोशिश करेंगे कि हाजियों के जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको वो जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा मंजूरुल हक साहब, जैसा कि आपने बताया तादाद आपने कंफर्म कर दी, 42 शहदा की तादाद हो गई है, मजीद भी कैजुअलिटीज का खदशा है? खदशा तो है उस वक्त तक जब तक ये सिलसिला मुकम्मल ना हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस तरह से पाकिस्तानियों की तादाद न करे, हमारा ख्याल नहीं है कि जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूरुल हक साहब, पाकिस्तानी सफीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया।
लापता और शहीद पाकिस्तानी हुज्जाज की तादाद एक मुअम्मा बन गई है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने फोकल पर्सन तैनात किया तारिक फजल चौधरी को। उन्होंने पहली ही कॉन्फ्रेंस में सऊदी हुकाम के डाटा की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं 1100 हुज्जाज कराम शहीद हुए। हुज्जाज कराम की शहादत और पाकिस्तानी हुज्जाज के लापता और उनकी शहादत पर हुकूमत क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है काजी सईद साहब ने। काजी सईद साहब बताइएगा, आप क्या कहते हैं, हुकूमत अभी भी होश में नहीं आई है? जी, आप ठीक फरमाते हैं। ये दूसरा हादसा हुआ है और इस दूसरे हादसे में पहले क्रेन का हादसा था, बहुत से लोग जाम भाग हुए, और फिर ये स्टैम्पीड का वाक़या आया। पाकिस्तान बराह रास्त इसमें मुतासर हुआ है, जिसमें तकरीबन कुछ 40 के लगभग या इसके लगभग जो लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हुए, और 85 के करीब लोग अभी मिसिंग भी हैं। लोग परेशान हैं। इस हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। यकीनन वहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा है और कुछ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन सुरत के साथ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर परेशान हैं अपने प्यारों से, जिनसे उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इसमें दोनों बातें देखने की हैं। एक तो ये कि जो हमारी हज की वजारत है वो भी अपने मामलात को देखे कि वो किस तरह लोगों को वहाँ मैनेज करते हैं, किस तरीके से उन्हें डिसिप्लिन करते हैं, और कैसे उन्हें जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इस पे क्या कोई ट्रेनिंग देते हैं। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में सऊदी अरब की हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि ये वाक़यात जो इतनी अब ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं, ये दूसरा वाक़या हुआ जो इस हज के दौरान हुआ, तो क्या मामला है। अभी ये एक इंटरनेशनल इशू भी बनता हुआ हमें नज़र आया, जब ईरान और सऊदी अरब के माबैन एक किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो लेकिन मामला फिर भी ये है कि एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो देखें कि क्या लोग, इससे पहले हम देखते हैं कि जो इंतजामात होते थे बड़ी तहसीन की नज़रों से देखे जाते थे कि इतना बड़े इज्तिमा को मैनेज करना यकीनन आसान भी नहीं है, लेकिन अब क्यों मामलात ख़राब हो रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस मामलात के अलावा वहाँ खिता भी इस वक्त बड़ी एक मुश्किल में है। अगर उनके पहलू में उसका बराह रास्त तल्लुक़ इस हादसे से हो ना हो, मगर बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो ये खिता जो है उसमें वहाँ जंगें भी जारी हैं और कुछ अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही। जिस तरह एग्जॉडस भी हो रहा है बहुत लोगों का, सऊदी अरब से तो नहीं मगर दीगर जो शाम वगैरह और सीरिया और इराक यहाँ से लोग जा रहे हैं। तो ये एक है, मगर ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब भी देखें, अपने जो मेजर्स हैं उनको रीचेक करें और कोशिश करें कि हर मुमकिन कोशिश हो सके लोगों की ज़िंदगियां महफूज रहें। और हमारी जो हुकूमतें हैं ये भी जब लोगों को भेजें तो एक मुकम्मल एक ट्रेनिंग हो, उनकी सिक्योरिटी मेजर्स हों, और सिर्फ ये ना हो कि जनाब वो टिकट लें और पैसे लें और उनको भेज दें, बल्कि उनके साथ साथ ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इनको देखना चाहिए और ट्रेनिंग दी जाए। ये देखा जाए बहुत ज़ईफ़ लोग तो नहीं जा रहे, अगर ज़ईफ़ लोग हैं या कुछ थोड़े माउमर लोग हैं तो उनके साथ कौन है, उन्हें कैसे मैनेज किया जाना है। तो इस तरीके से ख़ासी हद तक रोकथाम हो सकती है और हम इन वाक़यात से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब, आप हमारे साथ थे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ मजीद अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ अपनाना है, क़तई नज़र इसके कि निशाना वो खुद हो या फिर कोई और मुल्क। इक़्तिदार संभालने का 1 साल पूरा होने पर बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में अशरफ गनी का कहना था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बरादराना नहीं बल्कि 2 रियासतों के ताल्लुकात हैं। अशरफ गनी ने कहा कि असल बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ अपनाए, इससे कतई नज़र की दहशतगर्दी में कौन सा ग्रोह मुलव्वस है। मौशी तरक्की और अमन के बारे में एक सवाल के जवाब में अफगान सदर ने कहा कि मेरी डिक्शनरी में 2 रियासतों के दरमियान ताल्लुकात में मायूसी का लफ्ज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात 2 नौजवान भाइयों के बाहमी ताल्लुकात जैसे नहीं है बल्कि 2 रियासतों के ताल्लुकात हैं। अफगान सदर ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए सिक्योरिटी बुनियादी चीज़ है और अमन इस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक तालिबान की पनाहगाहें मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को डोज देने की तैयारी तो की, मगर दूसरे हमसाया अफगानिस्तान भी मोदी सरकार जैसे ही निकले। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बरादराना ही नहीं हैं। इस पर तजिया लेते हैं डॉक्टर हसन असी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बताइएगा इंडिया के खिलाफ तो हमने तैयारी की, अब अफगानिस्तान के इस नए शोशे पर आप क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर की तकारीर का सिलसिला
आज से शुरू हो गया है और पाकिस्तान का बुनियादी फोकस जो हमें नज़र आता है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का जो है पाकिस्तानी मामलात में इंटरफेरेंस, टेररिज्म को सपोर्ट और फिर मसला कश्मीर है, तो पाकिस्तान का फोकस इधर है। लेकिन गालिबन पाकिस्तान ने इस बात पे गौर नहीं किया कि उसका जो दूसरा नेबर है यानी अफ़गानिस्तान है, उसको भी पाकिस्तान से काफ़ी शिकायत हैं। और आज अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी, जो कि आमतौर पे पाकिस्तान दोस्त सदर समझे जाते रहे हैं, उन्होंने भी बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में, बड़े सफारती तरीक़ाकार से पाकिस्तान को शिकायत या शिकवा, गिला शिकवा जो है उन्होंने किया है कि पाकिस्तान जो है तालिबान के मामले में अच्छे बुरे तालिबान की तमीज़ करता है। उसके अलावा कि टेररिज्म के लिए बजाय इसके कि पाकिस्तान नेबर्स पे इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि हाल ही में जब ये वाक़या बड़ाबेर का हुआ तो ये कहा गया कि ये जो लोग थे ये अफ़गानिस्तान से आए, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इसको डिनाई किया है। तो लिहाजा उन्होंने जो है बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि नेबर्स की तरफ देखने के लिए, इसमें हिंदुस्तान को भी खुश कर दिया कि पाकिस्तान नेबर्स को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराए, नेबर्स की बात ना करे, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे, यानी अपने अंदर देखे कि वहाँ इस किस्म की तंजीमें मौजूद हैं, इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि बॉर्डर के बाहर जाके कार्रवाई करते हैं। इस सूरत में वो अफ़गानिस्तान की जो है वो बात करते हैं। अब देखिए, ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं, ना सिर्फ भारत लगाता है, भारत के इल्ज़ामात तो हम एक भारतीय दुश्मनी के ज़िम्रे में डाल सकते हैं, अमेरिका भी ये बात करता है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान के सदर जो पाकिस्तान दोस्त है वो बात करते हैं। तो हमें वाकई इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और कामयाब जंग लड़ रहे हैं, उसमें क्या ऐसे ग्रुप्स पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं जिनका टारगेट पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के बाहर है। ये वो पॉलिसी है जिसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सरजमीन अमली तौर पर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तभी हम ये आर्गूमेंट दे सकते हैं कि दूसरों की ज़मीन यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इस वक्त एतमाद की कमी इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कि पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसका बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान की वजह से है, और अफ़गानिस्तान ये कहता है कि उसके यहाँ जो दहशतगर्दी है, उसके यहाँ जो तालिबान एक्टिविटी करते हैं, वो असल में पाकिस्तान की पनाहगाहों से आके ये काम करते हैं। बदकिस्मती दोनों मुल्कों की ये है कि दोनों मुल्क मिलकर बॉर्डर कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि अफ़गानिस्तान अपनी कहानी सुनाता है, पाकिस्तान अपनी कहानी सुनाता है। जब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर बॉर्डर कंट्रोल नहीं करते, जब तक मिलकर बॉर्डर पे मूवमेंट को महदूद नहीं करते, इसका फ़ायदा तालिबान को होगा, चाहे वो अफ़गान तालिबान हैं, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हैं। और उस फ़ायदे को कम करने के लिए पहले तो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में डिस्ट्रस्ट कम होना चाहिए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, कुव्वत भी ज़्यादा है, इक़्तिसादी कुव्वत भी अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी मैग्नानिमिटी से काम जो है वो लेना पड़ेगा, ताकि कम अज़ कम अफ़गानिस्तान का मामला ठंडा पड़े और हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान दुश्मनी है उसका हम बतरीके एहसन मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ एक और बात बड़ी हमें अहम नज़र आती है कि आज जबकि पाकिस्तान जो है एक तरफ अंदरूनी जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का दबाव है, तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान का दबाव है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान के बड़े कायदीन इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो न्यूयॉर्क बैठे हुए हैं और ग़ालिबन 8-10 दिन लगाएंगे और उसके बाद वापस पहुँचेंगे। आर्मी चीफ भी मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और उसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो भी इस वक्त अमेरिका हवाई गए हुए हैं किसी मीटिंग के सिलसिले में। ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि तमाम की टॉप लीडरशिप जो है पाकिस्तान की, जो बड़े फैसला करने वाले हैं, वो तमाम के तमाम मुल्क से बाहर हैं। अब आप ही फैसला करें कि ये सूरत हाल क्या है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अख्सी साहब, आपने अपना कीमती वक्त और तज्जिया हमारे नाज़रीन को कुछ दिया। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम को गुज़श्ता शब रेंजर्स एहलकार जिना अस्पताल से अपने हमरा ले गए। उन्हें 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब को जिना अस्पताल के अमराज क़ल्ब अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए का कहना है कि रेंजर्स एहलकार डॉक्टर आसिम हुसैन को इजाजत के बगैर अपने हमरा ले गए हैं। ज़राए के मुताबिक आज डॉक्टर आसिम के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक फैसला होना था कि उन्हें मजीद अस्पताल में कितने रोज रखा जाएगा। डॉक्टर्स का 6 रुकनी बोर्ड आज अपनी रिपोर्ट पेश करता, ताहम रेंजर्स एहलकार डॉक्टर आसिम को रात गए अस्पताल से ले गए। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालती हुक्म पर 90 रोज के लिए रेंजर्स के हवाले किया गया था। डॉक्टर आसिम को 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब जिना अस्पताल के अमराज क़ल्ब अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि उन्हें मामूली नौयत का हार्ट अटैक हुआ था। ताहम उनकी ECG रिपोर्ट और ट्रॉप आई टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। फंक्शनल लीग के सरबराह और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने आइंदा चंद हफ्तों में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोई कर दी है। कहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। पीर पगारा सिबगतुल्लाह राशिदी ने कहा है कि सिंध में रेंजर्स की कार्रवाई मुस्बत अंदाज में हो रही है और हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, दीगर सूबों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। पीर जोगोट में फंक्शनल लीग सिंध के ओहदेदारों और कारकुनान से खिताब करते हुए पीर पगारा ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में उनकी जमात सिंध में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर फौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हलके NA 122 लाहौर, NA 144 ओकाड़ा और NA 154 लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर फौज और रेंजर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के हलका PP 16 और PP 147 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर भी फौज और रेंजर्स की तैनाती का हुक्म दिया। PP 16 के सिवा तमाम हलकों में ज़िमनी इंतखाब 11 अक्टूबर को होंगे। PP 16 में ज़िमनी इंतखाब 6 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमीशन ROs और DROs ने मुतल्लिका हलकों में फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त दी थी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वजारत पानी और बिजली का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। नेपरा की साल बरा 2014-15 की सालाना रिपोर्ट ने वजारत पानी और बिजली के तमाम पोल्स खोल दिए। वजारत पानी और बिजली के तर्जमान ने रिपोर्ट की तरदीद की है। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग जानबूझकर की जाती रही। साथ ही सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की इंतजामिया ने मशीनों और पावर यूनिट्स को जानबूझकर बंद किए रखा और यूनिट्स को स्टैंड बाय मोड में रखने और पावर प्लांट्स की मशीनें 3 सालों से बंद पड़ने का इंकशाफ नेपरा की सालाना रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पावर प्लांट्स के लाइसेंस मंसूख होने के बावजूद बिजली की पैदावार जाहिर की जाती रही। तमाम सरकारी पावर प्लांट सिर्फ 41% बिजली पैदा कर सके। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई सिंध पर मियांवाली के मकाम पर वाक़ 96 मेगावाट पन बिजली मंसूबे जिसकी लागत 17 अरब रुपए की थी, मुकम्मल होने के बावजूद मतलूबा मिकदार में बिजली पैदा नहीं कर सका। जनाब बिजली मंसूबे से सिर्फ 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई है। रिपोर्ट में बिजली के नए डिजिटल मीटर सिस्टम को नाकाम करार देने के साथ साथ 70% सार्फिन को बिलों की गलत फराहमी की भी निशानदेही हुई है। दूसरी तरफ वजारत पानी और बिजली ने नेपरा रिपोर्ट के अदादशुमार और पावर प्लांट्स बंद करने से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा है कि महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट से बिजली नहीं ली गई है और हुकूमती पॉलिसी की वजह से हर महीने बिजली के सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाता रहा है। मोहम्मद अवैस कियानी, चैनल 24, इस्लामाबाद। ईद खत्म होते ही फेस्को ने अवाम पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया है। फैसलाबाद के शहरी शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर बिलबिला उठे। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ईद की छुट्टियां खत्म होते ही कारोबारी जिंदगी का पहिया दोबारा चला, तो दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली भी अपने मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। आज से दुकानें खुली हैं, फिर दोबारा लोड शेडिंग हो गई है, क्योंकि हमें तो लोड शेडिंग ना होने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने दुकानें खोली हैं तो लोड शेडिंग का वही हाल है कि जो पहले था। लाइट बंद हो तो दुकानदारी पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो जो काम है वो बिल्कुल जो है वो तकरीबन आधा रह जाता है। हमें तो लोड शेडिंग की अब आदत सी हो गई है। ईद के दिनों में घर वालों को ठीक रहा, फ़ायदा रहा, लेकिन कारोबारी लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं। चिलचिलाती धूप में पंखे बंद हुए तो शहरियों को ईद खत्म हो जाने का एहसास हुआ। 3 दिन का रिलीफ और फिर शुरू लोड शेडिंग की वही तकलीफ।
ना जाने कब जान छूटेगी इस बला से जिसने निगल लिया है बेचारी आवाम का सुकून। कैमरामैन शोएब मजीद के हमरा शिराज भट्ट, चैनल 24 फैसलाबाद। कुछ दीगर अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा है कि दुनिया में इंसानी जानों को बचाने के लिए खातिर खा फंड्स नहीं मिल रहे। इराक और शाम के पनाह गुज़ीनों के लिए दुनिया को इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं अमरीका चाहे कितना भी ताकतवर हो, दुनिया के मसाइल अकेले हल नहीं कर सकता। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन की सलाहियतें बहुत कम हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने शिकवा किया कि दुनिया भर में इंसानी जानों को बचाने के लिए खातिर ख्वाह फंड्स नहीं मिल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सबको सख्ती से अमल करना होगा। 100 million people require humanitarian assistance, immediate humanitarian assistance. At least 60 million people have been forced to flee their home or their countries. The United Nations has asked for nearly $20 billion to meet this year's needs, six times the level of a decade ago. UN humanitarian agencies and our partners are braving difficult conditions to reach people. Member states have been generous, but demands continue to dwarf funding. अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन से मुतल्लिक जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए बान की मून ने कहा कि दुनिया में अमन और सुकून चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी ने दुनिया के अमन को तबाह कर दिया है। खाना जंगी में मुलव्वस अफराद ने अपने ममालिक को तबाह कर दिया है। इराक और शाम के पनाह गुज़ीनों के लिए दुनिया को इक़दाम करने होंगे। यूरोप भी पनाह गुज़ीनों के लिए मजीद इक़दाम करे। Leaving their country and their homes because of oppression, extremism and destruction and fear. 4 years of diplomatic paralysis by the Security Council and others have allowed the crisis to spin out of control. The responsibility for ending this conflict lies first and foremost with Syrian warring parties. They are the ones who are turning their country to ruins. इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वाज़िया किया कि अमरीका चाहे कितना ताकतवर हो, दुनिया के मसाइल अकेले हल नहीं कर सकता। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद होना होगा। किसी मुल्क के इलाकों पर काबिज होना अब ताकत की अलामत नहीं रही। And if we cannot work together more effectively, we will all suffer the consequences. That is true for the United States as well. No matter how powerful our military, how strong our economy, we understand the United States cannot solve the world's problems alone. In Iraq, the United States learned the hard lesson that even hundreds of thousands of brave, effective troops, trillions of dollars from our treasury, cannot by itself impose stability on a foreign land. अमरीकी सदर का कहना था कि इराक में सबक सीखा, ताकत पैसे के जोर पर दूसरे मुल्क में अमन कायम नहीं किया जा सकता। फौजी हल हमेशा आर्जी तौर पर होता है। कौमों की ताकत का मरकज वहाँ के अवाम होते हैं। I believe in my core that repression cannot forge the social cohesion for nations to succeed. The history of the last 2 decades proves that in today's world, dictatorships are unstable. The strong men of today become the spark of revolution tomorrow. You can jail your opponents, but you can't imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie into truth. It is not a conspiracy of U.S.-backed NGOs that expose corruption and raise the expectations of people around the globe. It's technology, social media, and the irreducible desire of people everywhere to make their own choices about how they are governed. बराक ओबामा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों ने जमहूरियत को फरोग देने में मदद दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाबी पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हमारी मंजिल भी अभी दूर है। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। जी बिल्कुल, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। टीम 9 रोजा दौरे में पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ 2 T20 और 2 वनडे मैचेस खेलेगी।
बांग्लादेश की जो वुमेन टीम आई है हम उसको खुशामदीद कहते हैं। हम खुशामदीद कहते हैं बांग्लादेश टीम को। बांग्लादेश की वुमेन क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर कराची पहुंच गई है। कराची पहुंचने पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहलियाने कराची की जानिब से बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद को काबिल सताइश करार देते हुए शहरियों का कहना है कि बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम को खुशामदीद कहते हैं। तो अच्छी बात है, बांग्लादेशी वुमेन टीम आ रही, कोई टीम तो आ रही है। बड़ी खुशाइन बात है कि बांग्लादेश की वुमेन क्रिकेट टीम हमारे पाकिस्तान आई है। बांग्लादेश की टीम के बारे में जो पाकिस्तान आई है खुशाइन बात है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला लगे। हम लोग खुशामदीद कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश आने के बाद सब टीमें आएंगी, इनको आना चाहिए, बिल्कुल हम इनको मोस्ट वेलकम कहते हैं। वुमेन क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 2 T20 और 2 वनडे मैचेस खेलेगी। पहला T20 30 सितंबर को और 2 अक्टूबर को दूसरा, और 4 अक्टूबर को पहला एक रोजा मैच और 6 सितंबर को दूसरा एक रोजा मैच खेलेगी। तमाम मैचेस DHA साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। 9 रोजा दौरे पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। कैमरामैन काशिफ शाह और बिलावल चांडियों के साथ जिशान अहमद, चैनल 24 कराची। चीन में शीशे से बनाया गया पुल आवाम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कमजोर दिल अफराद इस पुल पर चल नहीं सकते। ये मौजज़ा क्या है, रिपोर्ट देखिए। शीशे से बना ये खौफनाक पुल नेशनल पार्क में कायम किया गया है, जिसकी बुलंदी से इंसानों के दिल दहल जाते हैं। शीशे का बना ये पुल अपनी साख्त के हवाले से चीन और दुनिया में पहला पुल है। पुल के नीचे एक बहुत बड़ी खाई है, जबकि मुकम्मल शीशे का बना होने की वजह से इंसान का नीचे देखकर चलना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बड़े हौसले वाले अफराद ही इस पुल से गुजर सकते हैं। पुल के लिए खास किस्म का शीशा तैयार किया गया है, जो कि आम शीशे के निस्बतन 25 गुना ज्यादा मजबूत होता है। पुल को इस कदर मजबूत बनाया गया है कि इस पर उछल कूद करने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बात करेंगे शोबिस के हवाले से। थ्रिलर फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी है कि एक्शन से भरपूर अमेरिकन फिल्म हीट का पहला सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया है। स्कॉटलैंड की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक साबिक कैसीनो कार डीलर के गिर्द घूमती है, जो बैंक में डकैती और बस अगवा की गर्ज से एक टीम तश्कील देता है। फिल्म में अदाकारी की जोहर दिखाने वालों में रॉबर्ट डे नीरो, जेफरी डेन, केट बॉसवर्थ, मॉर्स चेस्टनट, गेना कारानो और स्टीफन सायरस समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। रेंडल एमन और जॉर्ज फला की मुश्तरका प्रोडक्शन 13 नवंबर को सिनेमा घर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म हाइस्ट का आपने ट्रेलर देखा और इसके साथ ही राउंड अप से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 24।